अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद तवक्को की जा रही थी कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को फाल करेंगे। शहबाज शरीफ ने कल ऑपोजिशन जमातों को इशाया दिया। इस हवाले से आज उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कल रात के इशाये में ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने मुल्क को दरपेश मसाइल पर खुलकर बात की और हमने इस बात पर इत्तफाक किया कि मुल्की मसाइल के लिए एक मुत्तफ़िका हल की ज़रूरत है। हम बजट सेशन के लिए मिलकर एक मुत्तफ़िका हिकमत अमली बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी की है, लेकिन पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन के साथ कैसे चलेगी? मरियम नवाज ने इस हवाले से आज साफ लफ्जों में कहा है कि शहबाज शरीफ के इशाये का पीडीएम से कोई लेना देना नहीं है। पीपल्स पार्टी के वजाहत देने तक उसकी पीडीएम में वापसी मुमकिन नहीं है। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीग की नायब सदर ने कहा कि शहबाज शरीफ ने जो इशाया दिया वो पीडीएम का नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से अब तक शो कॉज का जवाब नहीं आया। जब जवाब आएगा तो बैठकर देखेंगे कि कितना ठोस जवाब है और उसका क्या करना है। उन्होंने पीपल्स पार्टी से मुतालिक शाहिद खान अब्बासी के बयान की हिमायत भी की। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फ़राइज़ की जो जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन है उसको दावत दी हुई थी और जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे ज़रूरी नहीं है। शुक्रिया उसका इशू ना बनाया जाए। जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे उस जवाब के अंदर कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की। पीडीएम का मौक़िफ़ आज भी इंटैक्ट है, पीएमएलएन का भी वही मौक़िफ़ है जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा, और पीडीएम का भी वही मौक़िफ़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इससे पहले आज इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी के वापसी के दरवाजे बंद हैं। पीपल्स पार्टी ने जो कागज उस वक्त फाड़े थे उनको दोबारा जोड़कर पहले एतमाद बहाल करें। पीडीएम के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। पीडीएम के अंदर वो खुद शामिल नहीं हो सकते। पीडीएम के एतमाद बहाल करेंगे तो शामिल होंगे। कि पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं। दरवाज़ा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम को एतमाद बहाल करेंगे। वो कागज़ जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़ें और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी आज मीडिया से बात की और कहा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को सरबराही इजलास में बुलाने की फिलहाल कोई तजवीज़ नहीं। दोनों जमातों की वापसी से मुतालिक सरबराही इजलास में फैसला करेंगे। इन दो जमातों को सरबराही इजलास में बुलाने की कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है। इजलास होगा, तमाम सरबराहान जो पीडीएम का हिस्सा हैं वो उसमें बैठेंगे और वही उसके बारे में सोचेंगे और फैसला करेंगे। इस तरह हवाई तौर पर फजाओं में कोई फैसले नहीं हुआ करते। 29 मई को इजलास है जिसमें पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि कहा जा रहा है कि वो सरबराही इजलास है और पीपल्स पार्टी पहले ही अपने तमाम ऑफिशियल्स को पीडीएम से विड्रॉ कर चुकी है। पीडीएम से पीपल्स पार्टी चाहती है कि शो कॉज नोटिस पर माफ़ी मांगी जाए, जबकि पीडीएम अभी भी शो कॉज नोटिस का जवाब का इंतजार कर रही है और ये सोच रही है कि उसको देखेंगे फिर बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के वापसी का रास्ता हो सकता है या नहीं। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, आप लोग ज़ाहिर माफ़ी चाहते हैं कि जी जिस तरीके से रवैया रखा गया उस पर माफ़ी मांगी जाए, मगर वहाँ तो इंतजार हो रहा है अभी भी। मरियम नवाज और शाहिद खान अब्बासी साहब और मौलाना फजल रहमान इंतजार कर रहे हैं शो कॉज नोटिस के जवाब का, जब तक पीडीएम के दरवाजे बंद हैं आप पर। शाहजेब साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो पहले शो कॉज इशू करने का एक गैर अखलाकी और गैर सियासी काम किया, अभी उसके जख्म मुंतमिल नहीं हुए थे, उसका कोई रास्ता नहीं बना था कि उन्होंने ये एक और इंतहाई हद तक अमेज़ लहजे में और अल्फाज में गुफ्तगू की है जो काबिल मज़म्मत है। उनको किसने ये इस्तेकाक दिया है इतने तंतने में बातें करने का? हमने कोई शौक नहीं है, हम कोई पीडीएम उनकी कोई लौंडी नहीं है जिसके ऊपर वो अपनी मर्जी का सब कुछ मुसल्लत करते चले जाएं। सारी जमातें उस पर आज़ादाना राय से मुत्तफिक हुई थी और ये तय हुआ था कि इसके फैसले इत्तेफाक राय से होंगे, कसरत राय से नहीं। वो बतौर सेक्रेटरी जनरल अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, वो बेसिक चार्टर से इनहिराफ कर रहे। लेकिन सवाल ये है कि पहले जो कुछ हुआ उस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। एएनपी तो अपना मौक़िफ़ ले चुकी,
पीपल्स पार्टी इस पे अपना मौका बड़ा वाज़ेह तौर पे ले चुकी है। और आज उनके अल्फाज जो थे वो तो यूं थे जैसे कोई बादशाह सलामत हैं और वो फरमा रहे हैं कि वो जो कागज फाड़ा है, कहाँ फाड़ा है? शायद खाकान ने देखा है कागज फाड़ा गया है, उसको पढ़े, उसको जोड़े, उसको और फिर दस्तबस्ता पेश हो। कमाल है, क्या इस तरह गुफ्तगू की जाती है? हाँ, हमें समझ आती है कि आज वो जो पहले हम जरा शुगल में बात करते थे, अब वो सीरियस हो गई कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि अपोजिशन की रंजिशें दूर होके एक इत्तेफाक राय से मामला आगे बढ़ सके, लेकिन मुस्लिम लीग लंदन ने उस कोशिश को, अपने घर से होने वाली उस कोशिश को इमीडिएटली सबूताज कर दिया। साहब जब आप ये कहते हैं कि ये दावत जो थी शाहजेब साहब, ये बात दुरुस्त है कि जो दावत थी ये लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से थी, ये पीडीएम की तरफ से नहीं थी, लेकिन अपोजिशन की जमातें बहरहाल एक कोशिश थी, लेकिन उसको उन्होंने खुद सबूताज किया है। और क्यों कर रहे हैं? बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है, और वो उसका जवाब बड़ा सिंपल है, क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती है, उनका जो लंदन चैप्टर है, उनकी ख्वाहिश उस ग्रुप की यह है कि वो इमरान खान की हुकूमत न गिराएं। इस बात का इकरार मरियम नवाज शरीफ साहबा भी कर चुकी हैं, ये बात शायद खाकान अब्बासी साहब ट्वीट करके कर चुके हैं, ये बात जुबैर उमर साहब टीवी प्रोग्रामों में कह चुके हैं, ये बात राना तनवीर साहब कह चुके हैं, उनके बाकी ज़ोमा कह चुके हैं कि पंजाब हुकूमत हम क्यों हटाएं, ये हमें पॉलिटिकली सूट करती है, और अगर हमारे साथ चले होते, हमारी बात मानते और हमसे लड़ते ना निकल पड़ते, तो अब तक पंजाब हुकूमत खत्म हो चुकी होती। जहांगीर तरीन गुप्त ने ग्रुप के सामने आने से समझ आई, ये तो कहते थे हमारे पास नंबर नहीं है, अब इनको समझ आ गया होगा कि नंबर है, लेकिन वो अपनी सियासी मसलहत के तहत, ऊपरली कह रहे हैं उसको, सियासी मसलहत के तहत इस हुकूमत को खत्म नहीं करना चाहते। उस पे अब मौलाना फजलुर रहमान साहब पे है कि वो उनके बयानिए को किस तरह देख के चलते हैं। मुझे मौलाना का बड़ा एहतराम है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये बात भी है कि वो भी जो पीडीएम के एक सरबराह का, एक अपोजिशन लीडर का जो एक रोल है वो नहीं निभा पाए अभी तक, और वो जेयूआई के सरबराह से उनको ऊपर उठना चाहिए था, उनको किसी एक जमात की तरफ से नहीं। मरियम नवाज शरीफ साहबा से किसी ने पूछा, शायद खाकान को किसी ने कहा, किसी ने जुबैर उमर के ऊपर वजाहत मांगी, ये क्या तरीका हुआ? आप जो चाहे कहते फिर कहते उनकी जाती राय है, ये नहीं हो सकता। तो कैसा साहब मुझे को उनसे पूछना चाहिए। और कैसा जो आपने कहा पीएमएलएन पाकिस्तान ने कोशिश की, मगर पीएमएलएन लंदन नहीं चाहती है कि मामला ठीक हो, तो पीएमएलएन पाकिस्तान मतलब शहबाज शरीफ, तो आपको लग रहा है क्या शहबाज शरीफ साहब ने क्या कोई अलग से भी राब्ता किया था जिसकी वजह से आप कहते हैं कि वो तो चाहते हैं मगर मरियम नवाज और दूसरा ग्रुप नहीं चाहता? एक ओपन डिस्कशन थी ना शाहजेब साहब, आपने खुद जो सवाल खड़ा किया, वो एक आपने खुद जो उनका बयान दिया, उन्होंने सबको बुला के कहा कि जी हमें सबको मिलकर आगे चलना चाहिए, और ये बात दुरुस्त है कि कोई एक जमात अपने तौर पे ये हुकूमत नहीं गिरा सकती, और ये हुकूमत इस मुल्क के ऊपर एक अजाब की तरह मुसल्लत है। लोग इस वक्त अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, अपोजिशन की जमातों को देख रहे हैं कि वो क्या रोल प्ले करते हैं, वो किस तरह आगे आके इस मामले को संभालते हैं, वो किस तरह इस हुकूमत से जान छुड़ा के लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग की क़यादत का एक हिस्सा जो है वो अपनी सियासी मसलहतों के तहत इस हुकूमत को खत्म नहीं करना चाहता, भले ये लोगों पाकिस्तान के अवाम के लिए ये आजादी बन जाए। क्या करेंगे 29 मई को? वो आपको नहीं बुला रहे, पीडीएम में अपना किरदार कैसे अदा करेंगे, या फिर ऑपोजिशन का किरदार कैसे अदा करेंगे आप? देखिए शाहजेब साहब, हमें पीपल्स पार्टी अकेले ही, जब बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों पे खड़े थे और ये सारे जमहूरी अमल के साथ भी नहीं थे, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी अपना यही रोल अदा कर रही थी। उस वक्त भी हम आइन की बहाली, आइन के ऊपर आइनी हुक्मरानी का क़याम और इसके तहत इस मुल्क के निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त भी हम पाकिस्तान के अवाम की सिविल लिबर्टीज, उनकी मुआशी आज़ादियों, उनकी सियासी आज़ादियों की जंग लड़ रहे थे। फिर हमारे साथ बाकी लोग भी आए, फिर अलग हुए। हमारा सफर अपनी जगह जारी है, हम इंडिविजुअली भी जारी रखेंगे और कलेक्टिवली भी। एएनपी हमारे साथ है, और जो जमातें ज्वाइन करना चाहेंगी जरूर करेंगे। और पीडीएम में हमारी शर्त बड़ी सिंपल है, और वो हमारी शर्त नहीं है, वो तजहीक जो उन्होंने की है उसका अजाला है, उनको उसका अजाला करना चाहिए। और आप शो कॉज का जवाब नहीं देंगे, अपनी बात पर कायम? नहीं, हमारी तरफ से तो जवाब है, और जवाब यह है कि जवाब नहीं देंगे, आप अपनी तजहीक का अजाला कीजिए। जवाब क्या देंगे? हमारी तरफ से तो यह है कि वो शो कॉज गैर सियासी, गैर अखलाकी, गैर मंतकी है, और उसकी बुनियाद पे शायद खाकान को माफी मांगनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान ने अब एक नया का आके गुल खिला दिया है। बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब आपकी तरफ से ज़ाहिर शो कॉज का जवाब का इंतजार है, आज आपने गुफ्तगू भी की। कायरा साहब कह रहे हैं कि जी हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से माफ़ी आनी चाहिए थी, आपने आज और ज़्यादा तज़हीक कर दी है और वाज़ेह हो गया, जिस तरह मरियम नवाज़ ने भी आपके बयान को इंडोर्स किया बकौल उनके, कि नून लीग लंदन नहीं चाहती है कि पीडीएम और अपोजिशन इकट्ठी हो और इस हुकूमत को गिराए। नून लीग पाकिस्तान ने हालांकि कोशिश की है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने, बट आप उनकी कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। मसला कायरा साहब को इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में असूल ये है कि जो आदमी एतमाद तोड़ता है वही माफ़ी मांगता है। तो जिसका एतमाद आपने तोड़ा उससे माफ़ी की तवक्को करने वाले को इंतज़ार ही करना पड़ेगा। मगर उनका कहना है कि आप चाहते नहीं है हुकूमत गिरे, जो मुख्तलिफ बयानात से भी वाज़ेह। आज वैसे मरियम नवाज साहबा ने भी कहा कि हमें लोगों की जरूरत नहीं है पंजाब हुकूमत गिराने के लिए, हमारे पास बंदे पूरे हैं। तो आप वाकई नहीं चाहते हैं कि हुकूमत गिरे? वो कह रहे हैं इसलिए आप नहीं चाहते अपोजिशन इकट्ठी हो। हम इन हुकूमतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। पाकिस्तान के मसाइल का हल आज इन हुकूमतों को हटाकर इक़्तिदार में आना नहीं है, क्योंकि जो हुकूमतों को हटाने का रास्ता है वही गैर आइनी है। पाकिस्तान में बड़ी वाज़ेह बात है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बग़ैर आप अदम एतमाद नहीं कर सकते। ये एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है। मैं अदम एतमाद का हिस्सा रहा हूँ, मैं ये सब मामलात जानता हूँ। तो पीपल्स पार्टी जिनके पास 7 MPA हैं, अगर वो पंजाब में तब्दीली ला सकते हैं तो वेलकम करें तब्दीली, हमें उसे कोई गर्ज नहीं है। हम तो एक असूल की बात कर रहे हैं, एक बयानिया की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के मुताबिक चले। हम उसी आइन को तोड़कर इक़्तिदार में नहीं आना चाहते, हम सौदे कर इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। मगर उन्होंने कहा कि नंबर्स की बात करती थी नून लीग, नंबर्स पूरे हैं, तरीन ग्रुप के सामने आने से देख लिया, मगर आपकी तरफ से उस पर भी कह दिया गया ये तो तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है, जिसे वो कह रहे हैं ये वाज़ेह है कि नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से हुकूमत गिरे, ये चाहते हैं इनको टाइम पूरा मिले। और आप भी कह रहे हैं कि आप हुकूमत नहीं गिराना चाहते। हम हुकूमत सौदा करके नहीं गिराना चाहते। जब मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा तो इस मुल्क में अदम एतमाद भी हो सकता है। जब मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा होगा फिर आपको सौदे करके अदम एतमाद करना पड़ेगा। हम इस सौदे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सौदे से पहले सुलह होती है, वो तो मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा हो गई है। नहीं, सुलह ना झगड़े होते हैं ना सुलह होती है सियासत में। सियासत में आपका एक असूल होता है। हमारा असूल बड़ा वाज़ेह है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, यहाँ पर इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए, यहाँ हुकूमतें सौदों के नतीजे में नहीं बननी चाहिए, अवाम की राय के नतीजे में बनना चाहिए। इसमें सियासत में कोई यहाँ ज़ाती झगड़े नहीं है, किसी से झगड़े नहीं है। हमने तो बात ये की है कि जो इलेक्शन चोरी हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी किसके पास है? कोई ज़िम्मेदार उसका है मुल्क के अंदर? और आज जो मुल्क के हालात है उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो भाई साहब ये शहबाज शरीफ साहब भी इन तमाम बातों पर ही यकीन रखते हैं कि पहले तो जिम्मेदारी 2018 के इलेक्शन की ठहराई जाए और साथ में ये हुकूमत इस तरीके से ना गिराई जाए और पीपल्स पार्टी पहले शो कॉज का जवाब दे, वरना दरवाजे बंद हैं। ये शहबाज शरीफ साहब की लाइन अलग है। देखिए, जहाँ तक 2018 के इलेक्शन की बात है, एक वाज़ेह हकीकत है कि उसमें क्या हुआ। हम माजी को कुरेदना शुरू करें तो 1948 तक जाना पड़ेगा। अब देखना है आगे की तरफ। आगे का रास्ता जो है वो आइनी रास्ता है कि ये फैसला हो कि मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, इलेक्शन चोरी नहीं होंगे। यही बयानिया नवाज शरीफ साहब का भी है, यही बयानिया शहबाज शरीफ साहब का भी है, यही बयानिया मरीम नवाज साहिबा की भी है, यही बयानिया मेरा भी और तमाम मुस्लिम लीग का है। तो शहबाज पीडीएम का ताल्लुक है, पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के एतमाद को तोड़ा है। उस एतमाद को जब तक बहाल नहीं करेंगे उनकी जगह पीडीएम के अंदर नहीं है। मगर भाई साहब ये आप और मरियम की सोच है जिससे मौलाना भी इत्तफाक करते हैं, और शहबाज शरीफ क्या ये चाहते हैं कि जी ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चला जाए, या वो भी वही सोचते हैं जो आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, उनकी भी यही सोच है। कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक इत्तेहाद हमेशा एतमाद की बुनियाद पे होते हैं। जब एतमाद ही टूट गया है तो उस इत्तेहाद में क्या होगा? इसलिए शहबाज शरीफ साहब की यही सोच है। उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल हो। ये मौलाना साहब की भी ख्वाहिश है, ये मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन इसका हल, इसकी जो चाबी है वो पीपल्स पार्टी के पास है। जो एतमाद तोड़ा है उसको बहाल करें। मतलब और ये इस सब में जब मैं सवाल कर रहा हूँ कि सोच एक ही है सबकी, क्योंकि पहले एक खबर आई, उसकी बता दीजिएगा दुरुस्त है या नहीं, कि शहबाज शरीफ साहब का और चौधरी निसार का राब्ता हुआ है, मगर मरियम नवाज साहिबा ने आज बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि उनका ताल्लुक क्या है नून लीग के हवाले से। मैं आवाम को सुना भी दूँ, फिर मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ।
शो को लीडर नहीं मानता, हलफ लेने के तैयार है, एक अहम मनसब पर अगर फाइज में क्या उनको लीडर मानेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से? पीएमएलएन क्यों एक्सेप्ट करेगी? उसका तो सवाल ही नहीं है, ये इररिलेवेंट सवाल है। और भाई साहब क्या यहाँ पे भी रास्ते जुदा जुदा हैं? वो कह रही है कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्यों एक्सेप्ट करेगी? और खबर आई थी कि शहबाज शरीफ साहब का 24 का गालिबन राब्ता हुआ है। देखिए राब्ता हुआ होगा, मुझे उसका इल्म नहीं है, ज़ाती राब्ते हैं, होते होंगे। जो निसार साहब से हमारी अशरों की दोस्ती है, वो दोस्ती उन्होंने खुद छोड़ दी, वो जमात छोड़ के चले गए। उन्होंने जमात के लिए टिकट का अप्लाई नहीं किया, ना जमात के टिकट पे लड़े। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा वाज़ेह कहा कि जी हमारे रास्ते, अब मैं अपनी सियासत का तयन खुद करूँगा। अगर वो जमात में आना चाहते हैं तो जमात को से रब्ता करना पड़ेगा, इनफरादी राब्तों से ये मामला हल नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब से राब्ते से मामला हल नहीं होगा, जमात से राब्ता फिर कैसे करना पड़ेगा उन्हें? सदर तो वो हैं शहबाज शरीफ साहब। जमात के राब्ता अगर वो शहबाज साहब को मिले हैं, शहबाज साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत में, और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं जमात में आना चाहता हूँ, तो फिर शहबाज साहब इस मामले को जमात के सामने रखेंगे, इस पर मुशावरत होगी और फिर उस पर फैसला होगा। एज ऑफ नाउ, क्योंकि 24 साहब ने भी कोई ऐसी बात तो ज़ाहिर की नहीं है, मगर आप भी कह रहे हैं कि नून लीग में इस वक्त फिलहाल कोई जगह उनके लिए नहीं है, और क्योंकि आपकी भी दोस्ती तो पुरानी होगी, कोई आपका भी राब्ता नहीं हुआ इतने लंबे टाइम में? नहीं, कोई 3 साल से कोई रब्ता नहीं हुआ। 3 साल से उनका कोई मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ नहीं रहा, ना ही मुस्लिम लीग की मुश्किलात में वो शामिल हुए, ना उन्होंने मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ के साथ चलने का इजहार किया। तो वो बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं इस जमात से। 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। तो उन्होंने अपनी सियासत का तयन खुद किया। अगर वो जमात में वापस आना चाहते हैं तो जमात से रब्ता करना पड़ेगा। और जमात में उन लोगों की क्या राय होगी जो इस मुश्किल वक्त में साथ भी रहे और भुगता भी, कि अगर वो आ जाएं और फिर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन भी ले जाएं हुकूमत में आने के बाद, तो कोई पार्टी को एतराज़ होगा? जी, ये चौधरी साहब खुद सियासतदान हैं, वो समझते हैं कि लोगों की राय क्या होगी। जो आदमी मुश्किल वक्त में छोड़ जाए उसके बारे में राय अच्छी नहीं होती जमात के अंदर। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की राय आपने सुनी। पीपल्स पार्टी के हवाले से, 24 के हवाले से प्रोग्राम में बड़ी शामिल करते हैं। रवां साल 11 सितंबर को अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा, मगर माजी की गलतियों के पेश नज़र इस बार इनखला की सूरत हाल में बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात पर तवील मुशावरत हो रही है। और इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार अहमियत इख्तियार कर गया है। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अहम मामलात पर बातचीत हो रही है। सिर्फ यही नहीं है, गैर मामूली पेशरफ्त भी सामने आई कि अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलेवान और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ के दरमियान 2 दिन पहले जिनीवा में खुसूसी मुलाकात हुई। और अमरीकी सदर जो बाइडेन की तरफ से अमरीकी इंतजामिया संभालने के बाद ये पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पहली आला सतह की गैर फौजी मुलाकात समझी जा रही है। और ये मुलाकात ना अमरीका में हुई, ना पाकिस्तान में, बल्कि जिनीवा में हुई। और इस मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या क्या मामला ज़ेरे बहस आए, इस हवाले से दोनों तरफ से तफसीलात नहीं बताई गई, मगर मुलाकात को मजबूत करार देते हुए दोनों जानिब से एक मुख्तसर एलामिया जरूर जारी किया गया। मगर इस मुलाकात से मुताल्लिक आज रोजनामा द न्यूज़ में साफ़ी मारियाना बाबर की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अमरीका को कह दिया है कि पाकिस्तान अमरीका से वसी बुनियाद पर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात चाहता है और इस ताल्लुक को अफगानिस्तान के मामले पर ताउन से आगे बढ़ना चाहिए। अहम बात यह है कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ ने अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात के मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलकर खुशी हुई। पाकिस्तान और अमरीकी वफ्द ने खित्ते से मुताल्लिक आलमी, इलाकाई और 2 तरफा बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर मज़बूत बातचीत की और दोनों तरफ से पाक अमरीका ताल्लुकात से मुताल्लिक ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। इसी तरह व्हाइट हाउस की तरफ से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तर्जुमान का बयान जारी किया गया, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि अमरीकी और पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जेनेवा में मुलाकात हुई है, जिसमें आलमी, इलाकाई और 2 तरफा बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बात की गई और अमली ताउन को मजीद बढ़ाने के तरीक़ाकार पर भी बातचीत हुई। दोनों तरफ से बातचीत जारी रखने पर रजामंदी का इजहार किया गया। आला सतह मुलाकातें हो रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पेंटागन के नुमाइंदे ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़िज़ाई रसाई की इजाज़त दी है। पाकिस्तान का कल इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आया कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एयरलाइन और ग्राउंड कम्युनिकेशन का फ्रेमवर्क 2001 से मौजूद है। कोई नया मुआहदा नहीं किया गया। पाकिस्तान में कोई अमरीकी फ़ौजी या एयरबेस नहीं और ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर थी ना है। और आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान इन खबरों की तरदीद की और वाज़ेह किया कि हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह है। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाज़ेह अल्फाज में इस खबर को बेबुनियाद
और स्पेकुलेटिव कहूंगा। और एक और अर्ज करता चलूंगा, इस ऐवान को गवाह बनाकर और पाकिस्तानी कौम को गवाह बनाकर कि याद रखो पाकिस्तानियों, इमरान खान के होते हुए कोई अमेरिकन अड्डा पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं बनेगा। माजी को भूलो, माजी को भूलो, कोई इंशाअल्लाह अड्डा नहीं बनेगा। The government of Pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones, nor are we interested in the surveillance of your drones. That's a very clear-cut policy of this government. मगर ऑपोजिशन इस मामले पर मुतमईन नजर नहीं आ रही और इस मामले पर मुसलसल आवाज उठा रही है। और आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने हुकूमत से वजाहत मांगी है और कहा है कि हुकूमत अमरीकी फ़ौज के इनखला से मुताल्लिक 2001 के एयरलाइन और ग्राउंड कम्युनिकेशन के फ्रेमवर्क के मुतल्लिका होने पर और उसके मतन से मुताल्लिक वजाहत फराम करे। इस हवाले से हमारे साथ खुद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सैयद साहब, ये अहम मामला है, हुकूमत वजाहत भी दे रही है और कह रही है कि इस दफ़ा हम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा वसी बुनियादों पर अमरीका के साथ ताउन चाहते हैं। अमरीका की भी ऐसा लग रहा है कि नीयत है कि पहले की तरह खित्ते से ना चला जाए जिसमें सब कुछ तबाही वो पीछे छोड़ गया था। क्या वजह है कि बार बार हुकूमत की तफसीलात बताए जाने के बावजूद ये कंसर्न है कि क्या अरेंजमेंट होगा पाकिस्तान का? अस्सलाम वालेकुम शाहजेब साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। आपके सवाल के दो जुज देख लेना। एक तो है अमरीकी इनखला जो अफगानिस्तान से हो रहा है और जो वो कहते हैं 11 सितंबर 2021 को मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि जो इस वक्त 20-25 हज़ार अमरीकी फौजी, नेटो की फौजी और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, 25,000 टोटल स्ट्रेंथ, ये अफगानिस्तान से निकल जाएगी। ये तो बात वाज़ेह होगी। उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, अमरीका उसमें रसाई ढूंढ रहा है ताकि जरूरत बवक्त जरूरत उनकी फौज जो सरजमीन है और उनकी जो फजाइया है, जो एयर का है, वो इस्तेमाल हो सके। उस हवाले से पेंटागन ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ हमारा मुआहदा हो चुका है और उसके जवाब में इन्होंने कहा, जब हमने उसकी तनकीद की और मैंने भी इशू रेज किया पब्लिकली, तो उन्होंने कहा कि 2001 का फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन है। शाहजेब साहब, 2001 का फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन का ताल्लुक सिर्फ अमरीकी फौज जो अफगानिस्तान में जंग लड़ रही थी उससे था। जब वो जंग नहीं लड़ेगी, जब अफगानिस्तान में मौजूद नहीं होगी, तो इस फ्रेमवर्क का क्या रेलेवेंस और कोऑपरेशन रह गया है? क्या उसी किस्म की हरकत में होगी? अड्डे की बात नहीं हो रही, ड्रोन्स की बात नहीं हो रही, उनकी रसाई होगी पाकिस्तान की सरजमीन में कि उनके फौज ऑपरेट कर सके जो माजी में करते रहे और उनके एयर स्ट्राइक्स भी पाकिस्तान के थ्रू हो सके। ये बहुत सीरियस बात होगी क्योंकि ये फिर पाकिस्तान का जो हमने फैसला किया था हमारी पार्लियामेंट ने 2012 को 12 अप्रैल को, जिसमें मैं भी शामिल था, पार्लियामेंट्री कमेटी नेशनल सिक्योरिटी, उसके सरबराह थे रजा रबानी साहब, हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाई थी सलाला की सानिया के बाद, आपको याद होगा, और वो 12 अप्रैल 2012 को पूरी पार्लियामेंट ने कबूल की थी और उसके तहत उन्होंने कहा था, मैं पढ़ देता हूँ, नो ओवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशंस ऑफ एनी फॉरेन कंट्री इन पाकिस्तान, कोई नो फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस और बेसिस ऑन पाकिस्तान टेरिटरी and no foreign private military operations, intelligence operations, security contractors shall be allowed to operate in any part of Pakistan. वो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, चाहे फजाई का हो या ग्राउंड हो। और ये फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने माना था, उसके जनरल कियानी आर्मी चीफ थे, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने माना था, उस वक्त की हिज़्ब इख्तिलाफ, नून लीग और सारी पार्लियामेंट ने ये माना था। तो ये पार्लियामेंट की खिलाफ वर्जी होगी। अगर किसी ने कोई खुफिया मुआहदा किया है या खामोशी से कोई वादे किए हैं तो हमें बताया जाए कि ये किसने किए हैं, किस नौयत के हैं, और पार्लियामेंट पर डिबेट होनी चाहिए। अब वो जमाने चलेंगे कि खुफिया फैसले कौमी सलामती के बारे में हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का जो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन दो ममालिक में होती है जिनके मुश्तरका मफादात हों, मुश्तरका मकासद हों। एक तरफ तो अमेरिका ला रहा है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन एक्ट, उनकी कांग्रेस में पेश हो गया है 15 अप्रैल को, जिसका मकसद चीन की मुखालफत करना है, चाइना को प्रेशर डालना है, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी आता है और सीपैक उसका हिस्सा है बेल्ट एंड रोड का। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के बारे में अमेरिका ने एक फैसला किया है कि वो
चीन के मर्द मुकाबले लाने के लिए हिंदुस्तान को तैयार कर रहा है, जो हिंदुस्तान हमसे सबसे बड़ा हरीफ है। तो हमें वाज़ेह होना चाहिए कि क्या हमारा रोल क्या है इस सिलसिले में। तो अगर हुकूमत चाहती है कि सर अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके साथ ताल्लुकात बेहतर रहे, अमेरिका के और चीन के अख्तिलाफात आपस में रहते हैं, अमेरिका भारत को अगर एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पर उससे ताल्लुकात रखता है, तो पाकिस्तान भी अपने आप को एक बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करे कि जी आप हमारे साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रखें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारे साथ रखें जिसमें स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हो, और दो बेस आपको हम नहीं देंगे जैसा कि कहा गया शामिल कुरैशी साहब की तरफ से। और 2001 का जो फ्रेमवर्क था उसके तहत पहले ही हमारी अगर हुदूद इस्तेमाल हो रही हैं या जो भी है उसके तहत आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे, तो इस पर भी एतराज है। देखिए जी, 2001 का जो फ्रेमवर्क है वो तो 11 सितंबर 2021 को खत्म हो जाएगा। उस फ्रेमवर्क का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ 9/11 के वाकयात के साथ था, जिसके बड़े नतायज हमें भुगतना पड़े और हमें उसकी सजा अभी तक मिल रही है। और अगर जो तालिबान अफगानिस्तान के हैं जिन्होंने कामयाबी से अमेरिका को हराया है और धकेला है अपने मुल्क से, इस शर्त में कि कोई खारजी फौज उनकी सरजमीन में ना हो, अगर अफगानिस्तान के बजाय पाकिस्तान में उनके कुछ फौजी प्रेजेंस हुई तो अफगानिस्तान के तालिबान टीटीपी से मिलकर हमसे लड़ेंगे, तो उस हवाले से वजाहत जरूरी है। हम चाहते हैं अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हों और गहरे ताल्लुकात हों, लेकिन ताल्लुकात ताली हो दो हाथ से बचती है। 4 महीने के बाद पहला ये मीटिंग हुई है और वो मीटिंग के लिए आपको पता है मोहित यूसुफ साहब को उन्होंने प्रमोट भी किया। 17 मई को फैसला हुआ कि वो कौमी सलामती की मशीन बनेंगे और मिनिस्टर का रैंक होगा, क्योंकि इस मीटिंग के लिए। और जेक सालिवन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो जिनीवा में थे, क्योंकि उनकी मीटिंग रशिया से हो रही है, क्योंकि अगले महीने रशिया की प्यूटन की और बाइडन की मीटिंग हो रही है 15-16 तारीख को जनवरी में जिनीवा में, जिसकी तैयारी के लिए वो आए हुए थे। तो बड़ी अच्छी बात है, हम चाहते हैं करीबी ताल्लुकात हो, बामी ताल्लुकात, लेकिन हम ये नहीं अलाउ करेंगे दो चीजें, कि हम हमारे ताल्लुकात अमेरिका से किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो, चाहे वो चीन हो या ईरान हो या रूस हो। और दूसरी बात है, हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की सरजमीन, कोई भी मुल्क हो, हम ये अलाउ नहीं करेंगे किसी की फौज आए, चाहे वो सऊदी फौज हो या चाइनीज फौज हो या अमेरिकी फौज हो, हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम इस पर बात करने के लिए यूसुफ साहब को, शामिल कुरैशी साहब को दावत दी, लेकिन हम उन्हें प्रोग्राम में मौक़िफ़ के लिए लाने में कामयाब नहीं हो सके। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अप्रैल के महीने में भी करंट अकाउंट खसारा तवक्कात से कम, यानी $200 मिलियन रहा। 10 माह में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस बरकरार है, $773 मिलियन है। और अब वाज़ेह नजर आ रहा है कि इस माली साल में पाकिस्तान करंट अकाउंट सरप्लस ही दिखाएगा। मगर बहरहाल ये खदशात अपनी जगह मौजूद हैं कि अगले माली साल में सरप्लस को बरकरार रखने के लिए सिर्फ ज़्यादा रेमिटेंसेस से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को अपनी बरामदात में इजाफा करना पड़ेगा, साथ ही बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा करना होगा। साथ ही अगले साल पाकिस्तान कितना टैक्स इकट्ठा कर सकता है। IMF से वादा किया कि 5,960 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे। शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने कहा इतना ज़्यादा टैक्स हम इकट्ठा नहीं कर सकते। IMF को भी वाज़ेह बात उन्होंने इनकी तरफ से कही गई। और आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने पीर को IMF को आगाह किया है कि वो अगली माली साल का टैक्स हदफ 5,800 अरब रुपए रखेगा। इसके अलावा हुकूमत ने बजट में 350 अरब रुपए के इजाफी टैक्स की भी तजवीज़ दी है, जिसमें से 81 अरब रुपए के टैक्स पहले ही मिनी बजट के तहत नाफिज किए जा चुके हैं। 350 अरब रुपए का इजाफी टैक्स हदफ उस हदफ का भी आधा है जो साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख और IMF के दरमियान रवा साल मार्च में तय हुआ था। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF के साथ पहले टेक्निकल लेवल के राब्तों में अगले माली साल के लिए 5.2% तरक्की का टारगेट भी तजवीज़ किया है। ज़राए का कहना है कि IMF अब हुकूमत के पेश किए गए अदाद शुमार का जायज़ा लेते हुए उनको मानने या ना मानने के बारे में आने वाले दिनों में बताएगा। क्या 5,800 अरब रुपये मुमकिन हो सकेगा? माही टैक्स उमूर अशफाक़ुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, 5,960 अरब रुपये ज़ाहिर ज़्यादा नज़र आ रहा था, 5,800 अरब रुपये इस तरक्की को देखते हुए और अगले साल माली साल की तरक्की का टारगेट देखते हुए आपको मुमकिन नज़र आता है? शाहजेब, आपके प्रोग्राम के आर्काइव में मैं ले जाता हूँ 18 फरवरी को जो आपने मेरे साथ किया था, और उसमें हमने यही कहा था कि 6,000 अरब का जो उस वक्त टारगेट की बातें हो रही थी, मैंने कहा ये नामुमकिनात में से हैं। और अगर आप देख लें तो 2 या 3 महीनों में ही आपको 200 अरब कमी नज़र आ गई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस साल हम 4700 अरब का टारगेट अगर हम बमुश्किल अचीव कर पाए, और अगर उसको अगले सालों में मैं 5800 अरब जैसे गवर्नमेंट कह रही है वैसे मैं लेके जाऊं, तो मैं 1100 अरब यानी 2.3% GDP का आप कह रहे हैं कि मैं इंक्रीमेंटल टारगेट रख रहा हूं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो आपकी शरह नमू 5.2% और अफराते दर 8% होगा। तो 13.2% अगर मैं देखता हूं 4700 अरब पे,
तो 5300 और 20 अरब बनता है। और अगर 350 अरब में और इसमें जमा कर दूं तो भी मुझे 130 अरब रुपए का घाटा पड़ रहा है जो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से लूँगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर में आपने 350 अरब एक रखे हैं और 103 अरब एक रखे हैं, तो यानी 480 अरब 1% आपके जीडीपी का आप कह रहे हैं इंक्रीमेंटल टैक्स लगाएंगे, जो मैं नहीं समझता कि कोई मुमकिनात में से हो। और अगर आप लगा भी पाएंगे तो जैसे पहले भी मैंने आपको कहा था कि ये डेड वेट लॉस की तरह होगा और आपकी मईशत को फिर स्ट्रेंगुलेट कर देगा। मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला होगा, क्योंकि आप जब कह रहे हैं कि जी IMF से जो आपका मुआहदा हुआ है, आपने ये कहा है कि 326 अरब के हम सेल्स टैक्स के कंसेशंस को विड्रॉ करेंगे। आप अगर देखेंगे IMF के साथ जो IMF की रिपोर्ट आई है, तो 326 अरब ये इन्फ्लेशन में आप ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है, अगर आप 8 की बजाय 12% इन्फ्लेशन कर दें तो मैं समझता हूँ फिर आपकी GDP ग्रोथ नहीं होगी। तो इन एनी केस आप, मेरा ख्याल है ये रेग्रेसिव टैक्सेशन में आएगा, ये मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा। और मैं समझता हूँ फिर हम रिवीजन की तरफ जाएंगे, जैसे हम हर साल की तरफ रिवीजन लेते रहते हैं IMF। असद, मगर इस वक्त जो हुकूमत ज़ाहिर है बड़ी मुतमईन नज़र आ रही है कि इकॉनमी ग्रोथ की तरफ जा रही है। टैक्स रिफॉर्म्स भी किए हैं, क्योंकि शौकत तरीन साहब नहीं चाहते कि कोई नए टैक्स लगाएं और इजाफी बोझ आए, तो कोई ऐसे टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं हुकूमत ने कि वहाँ से गुंजाइश निकाल के हम टारगेट के करीब पहुँच जाएँ? शाहजेब, कोई रिफॉर्म, जो मैंने आपको पिछले मरतबा भी कहा था कि एक ही रिपोर्ट बनी थी 2016 में, और उस रिपोर्ट के बाद उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी थी, वो भी मेरा ख्याल है अब अबेंडन है और कोई इसमें कोई मीटिंग नहीं हो रही है, या एटलीस्ट मेरी नॉलेज में नहीं हो, क्योंकि मैं तो इसका मेंबर भी हूँ। मगर इसके अलावा मुझे कोई रिफॉर्म नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये अलग बात है जो गवर्नमेंट ने पिछले बजट में कुछ लिए थे मेजर्स, लाइक आपके जो रिटेलर्स के ऊपर Tier 1 के ऊपर, वो मेरा ख्याल है कुछ हो रहा है। और ट्रेस एंड ट्रैकिंग वगैरह अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई खातिर ख्वाह आपने कोई कदम नहीं उठाए कि कोई ऐसी चीज़ आपको सामने नज़र आए कि रिफॉर्म्स नज़र आ रहे हों। रिफॉर्म्स के लिए अगर आपका एजेंडा है तो मैं समझता हूँ कि आपको एक बाकायदा तौर पे इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी पड़ेगी जो कि रिफॉर्म्स को देखे, और आपको पॉलिसी को रेवेन्यू से अलग करना पड़ेगा, जब जाके कहीं आप रिफॉर्म कर सकते हैं। वरना टारगेट अचीव करते करते मेरा ख्याल है पॉलिसी कोई और दे और टारगेट कोई और अचीव करे, मैं नहीं समझता इस हालत में कोई रिफॉर्म आपकी हो सकेगी। बहुत शुक्रिया शाहतुल्लाह साहब की, आपने सुनी। और हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुरतशद्दुद एहतजाज, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के बाद हुकूमत ने 15 अप्रैल को तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई, और फिर 29 अप्रैल को कलअदम तहरीक लब्बैक ने हुकूमत से फैसले पर नजर रखने की दरख्वास्त की। इसका जायजा लेने के लिए अब हुकूमत ने एक कमेटी कायम कर दी है। आज वफाकी काबीना ने वज़ारत दाखिला की कमेटी के क़याम की मंजूरी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आपको मालूम है कालअदम करार दिया गया था, और इस जमात ने कालअदम करार देने का जो अमल है उसके ऊपर नज़र षानी की दरख्वास्त हुकूमत को दी है। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एक प्रोसेस दिया गया है जिसके ज़रिए जो एक कमेटी जो है वो तश्कील दी जाती है वज़ारत दाखिला की जानिब से, जो नज़र षानी की इस तरह की अपीलों को समाअत करती है और फिर अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो काबीना को पेश करती है। उस कमेटी की तश्कील की आज मंजूरी दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक 11C के मुताबिक कलअदम करार दी जाने वाली जमात के पास नज़रसानी अपील का हक होगा। फैसले के 30 दिन के अंदर कलअदम करार देने वाली जमात वफाकी हुकूमत के सामने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकती है, और वफाकी हुकूमत 90 दिन के अंदर अंदर इस नज़रसानी दरख्वास्त का फैसला करेगी। और अगर वफाकी हुकूमत नज़रसानी दरख्वास्त को मुस्तरद करती है तो फिर कलअदम करार दी गई जमात 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट से रुजू कर सकती है। यानी पहले फैसला हुकूमत करेगी कि वो तहरीक लब्बैक पर लगाई जाने वाली पाबंदी को वापस लेगी या नहीं, और फिर मामला अदालत के पास जा सकता है। इसलिए हुकूमत का फैसला अहम होगा, क्योंकि जब 15 अप्रैल को वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें हुकूमत ने वाज़ेह पोजीशन ली। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं कि तहरीक लब्बैक दहशतगर्दी में मशगूल रही है और ऐसे अंदाज में काम करती रही है जो मुल्क के अमन और सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह है। इसलिए वफाकी हुकूमत तहरीक लब्बैक को एक कलअदम जमात की हैसियत से फर्स्ट शेड्यूल में डालती है। अब हुकूमत ने नज़रसानी की कमेटी बना दी है जो 90 दिन में फैसला करेगी और अपनी सिफारिशात काबीना को देगी, और काबीना हतमी फैसला करेगी, जिसके बाद ये मामला अदालत में जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।